गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे बीए सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं को इकोनॉमिक सब्जेक्ट के सेकंड पेपर जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो राजस्व के अंतर्गत जब हम उसके सिद्धांत की बात करते हैं तो राजस्व के सिद्धांतों में यदि हम प्राचीन सिद्धांत की बात करें तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा सरकार की जो क्रियाकलाप था, उसका जो कार्यक्षेत्र था, उसको उन्होंने क्या माना था? सीमित माना था। अर्थात उनका मानना यह था कि सरकार को कम से कम जो है समाज में हस्तक्षेप करना चाहिए, सामाजिक क्रियाकलापों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार को अधिक से अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्थात सरकार का जो दायरा था, जो उसकी सीमा थी, जो उसका कार्यक्षेत्र था, वो क्या था? बहुत ही सीमित था। उनका विचार यह था कि सरकार जो है कम से कम व्यय करे और कम से कम जो बहुत ही आवश्यक हो, वो बहुत ही आवश्यक करों को न्यूनतम से न्यूनतम जो है टैक्स लेना चाहिए, यानी कम से कम कर लेना चाहिए, कम से कम व्यय करना चाहिए। ठीक ना? क्योंकि वो लोग क्या मानते थे? वो लोग जो है निजी व्यय को तो उत्पादक मानते थे, जबकि सरकारी व्यय को अनुत्पादक मानते थे। इसलिए उनका मानना क्या था? उनका मानना था कि सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में हम बात करें, राजस्व के वर्तमान सिद्धांत की बात करें, तो वर्तमान में सरकार का जो कार्यक्षेत्र है उसका विस्तार हो गया है। वर्तमान में विश्व के प्रायः सभी देश कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। कल्याणकारी राज्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जनता का अधिकतम कल्याण कैसे हो। अर्थात जो राज्य है, जो सरकार है, कल्याणकारी राज्य की हम बात कर रहे हैं, उसका उद्देश्य निजी हित के लिए नहीं होता। वो स्वयं के हित के लिए, अपने हित के लिए जो है उसके उद्देश्य से कार्य नहीं करता, बल्कि उसका जो कार्य होता है वह अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से ही होता है। इसके लिए सरकार का मैंने बताया कि क्या हुआ कि उसका जो कार्यकलाप था, क्रियाकलाप था, उसका जो कार्यक्षेत्र था, वो प्राचीन के हिसाब से, पहले के हिसाब से क्या हो गया? अब वो बहुत ही बढ़ गया है। सरकार का महत्व बढ़ गया है, राज्यों का महत्व बढ़ गया है। महत्व बढ़ने से, क्रियाकलाप बढ़ने से क्या हुआ कि सरकार का जो बजट है उसमें भी वृद्धि हो गई है। सरकार के बजट में वृद्धि हो गई है। इसका तात्पर्य है कि सरकार का जो आय है और व्यय है, इसमें भी क्या हो गया है? इसमें भी वृद्धि हो गई है। सरकार की आय और व्यय में वृद्धि के कारण हम यहां पे बात करेंगे कि जो सरकार का आय और वृद्धि कैसा होना चाहिए। सरकार जो व्यय करती है वह किन किन मदों पर करती है, कितना कितना किन किन मदों पर करती है। सरकार जो आय प्राप्त करती है टैक्सेशन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, जो अन्य भी स्रोत हैं उसके माध्यम से, यहां पर हम विशेष रूप से टैक्स की बात करें तो सरकार किन किन क्षेत्रों में या जो टैक्स लगा रही है उसका क्या दर है, तो किन किन क्षेत्रों पे और किन किन दरों पर टैक्स लगा रही है, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सरकार जब कल्याणकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्या करती है, वह जनता पर व्यय करती है और जनता से क्या करती है, जनता से ही वह टैक्स भी लेती है। लेकिन जब दोनों, जो टैक्स उसका है और जो उसका व्यय है, दोनों इस प्रकार होना चाहिए जिससे क्या हो, सामाजिक कल्याण अधिकतम हो। अर्थात इसके लिए जो है, जिस नियम का, जिस सिद्धांत का सहारा लिया जाता है, अधिकतम सामाजिक कल्याण कैसे अधिकतम हो, लोगों का कल्याण कैसे अधिकतम हो, इसके लिए अर्थात सरकार का जो आय व्यय है वह किस प्रकार से हो, इसके लिए जिस सिद्धांत का सहारा लिया जाता है उसी को हम कहते हैं अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के संबंध में डॉक्टर डाल्टन जी का क्या कहना है, आप देखिए। डॉक्टर डाल्टन ने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। इनके स्टेटमेंट का क्या मतलब है, यहां पर इन्होंने राजस्व शब्द का प्रयोग किया है। तो राजस्व का मतलब तो आप जानते ही हैं, राजस्व जिसको हम लोग वित्त भी बोलते हैं, इंग्लिश में पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। क्योंकि ये क्या है, यहां पर हम बात कर रहे हैं राजस्व के अंतर्गत ही ये सिद्धांत आता है, राजस्व का ही सिद्धांत है। तो वही बात यहां पे डाल्टन ने कहा कि राजस्व की जो सबसे अच्छी प्रणाली होगी वह वही होगी जिसमें क्या होता है, राज्य या सरकार अपने कार्यों द्वारा क्या करती है, अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करती है। यानी सरकार जिसके द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त करती है वही प्रणाली राजस्व की सबसे उत्तम प्रणाली कही जाती है। और उस प्रणाली का ही नाम क्या है, उसी प्रणाली का नाम है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में यदि हम बात करें तो इस सिद्धांत की शुरुआत कहां से हुई, तो सर्वप्रथम मैं बात करूं, सर्वप्रथम प्रोफेसर पीगू जी ने न्यूनतम कुल त्याग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सबसे पहले प्रोफेसर पीगू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया था, न्यूनतम कुल त्याग सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि समाज द्वारा जो त्याग किया जाता है, त्याग किस तरह से किया जाता है, त्याग किया जाता है जब सरकार जनता पर टैक्स लगाती है ना। जब टैक्स लगाती है तो क्या किया जाता है, तो समाज द्वारा त्याग किया जाता है, अपनी उपयोगिता का त्याग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो उसका त्याग हो वो कैसा होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अर्थात पीगू जी का जो विचार था वो सरकार के टैक्स के न्यूनतम दर की बात करते थे। अर्थात टैक्स क्या होना चाहिए, वो कम से कम होना चाहिए। उसी के सिद्धांत के रूप में इन्होंने प्रतिपादित किया था न्यूनतम कुल त्याग सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले प्रोफेसर पीगू जी द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं, इसी सिद्धांत को बाद में डॉक्टर डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ के नाम से सिद्धांतबद्ध किया। यानी इस सिद्धांत का जो सिद्धांत आप देख रहे हैं, इस सिद्धांत का एक प्रकार से कहिए आधार क्या है, ये पीगू का न्यूनतम कुल त्याग सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को बाद में जो है डाल्टन जी ने क्या किया, इस नाम से सिद्धांतबद्ध किया, जो नाम ये देख रहे हैं आप, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। और इसके बाद मैं बात करूं तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रोफेसर आर.एन. भार्गव, ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं, भारतीय अर्थशास्त्री, इंडियन इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर आर.एन. भार्गव ने इस सिद्धांत को लोक वित्त का सिद्धांत या राजस्व के सिद्धांत के नाम से इसका प्रतिपादन किया। अर्थात इस सिद्धांत का नाम इन्होंने क्या कर दिया, लोक वित्त का सिद्धांत या राजस्व का सिद्धांत। अर्थात आपका जो ये अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है
इसको हम राजस्व का सिद्धांत या लोकवित्त का सिद्धांत भी कह सकते हैं। किसके अनुसार? यहाँ पर भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर आर.एन. भार्गव ने ये नाम दिया था इस सिद्धांत के लिए। बात क्लियर हो गया? आइए अब हम लोग जो है इस सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करते हैं। तो अब हम लोग जो है इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग अब इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। इसकी व्याख्या में हम लोग, चूंकि सरकार के आय व्यय की बात की जा रही है, किस तरह से होना चाहिए, तो इसमें हम लोग इसकी सीमा का निर्धारण करेंगे कि सरकार की आय और व्यय की सीमा क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सिद्धांत का जो आधार है, बेस है, वह क्या है? इस सिद्धांत का आधार है, सिद्धांत का आधार क्या है? वह है सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम, ये आपको पता होना चाहिए कि इस सिद्धांत का बेस क्या है, किस पर यह सिद्धांत आधारित है। तो यह सम सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। सम सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में हम लोग चर्चा किए थे फर्स्ट ईयर में, अभी आप लोग सेकेंड ईयर में है, पिछले साल, है ना। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, यहाँ पर सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम में क्या होता है कि उपभोक्ता अपने सीमित आय से, अपने सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से क्रय करता है, इस प्रकार से खर्च करता है, या उसको इस प्रकार से क्रय करता है जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त। तो अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त हो, वह अपनी आय को किस प्रकार से व्यय करे, वह विभिन्न वस्तुओं को किस प्रकार से खरीदे जिससे उसको अधिकतम क्या मिल सके, उपयोगिता मिल सके, अधिकतम संतुष्टि मिल सके। इसी पर आधारित ये भी सिद्धांत हमारा है कि सरकार को अपने आय और व्यय की सीमा क्या निर्धारित करनी चाहिए, किस सीमा तक आय और व्यय का कलेक्शन करना चाहिए, आय और व्यय करना चाहिए, आय प्राप्त करना चाहिए और व्यय करना चाहिए, किन किन मदों पर करना चाहिए जिससे सामाजिक लाभ अधिकतम हो। वहां पे क्या था? उपभोक्ता का लाभ अधिकतम हो, उपभोक्ता की उपयोगिता अधिकतम हो, उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम हो, इस प्रकार से वह व्यय करे। उसी प्रकार से उसी पर आधारित ये भी है, यहां पर भी अधिकतम कल्याण या अधिकतम लाभ, अधिकतम जो लाभ की बात या कल्याण की बात की गई है, ये सामाजिक बात की गई है ना, लोगों के, जनता के कल्याण की बात की गई है, जनता के लाभ की बात की गई है। सरकार को इस प्रकार से व्यय करना चाहिए और इस प्रकार से आय प्राप्त करना चाहिए। तो क्लियर हो गया कि ये जो सिद्धांत है उसका बेस क्या है? ये है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको गोसन सेकंड लॉ, गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। अब आइए इस सिद्धांत के बारे में डॉक्टर डाल्टन जी का क्या कहना है। इनके स्टेटमेंट को आप पहले देखिए क्या कह रहे हैं, फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने कहा कि राजकीय व्यय प्रत्येक दशा में उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि उस व्यय से उत्पन्न होने वाला संतोष कर से होने वाले असंतोष के बराबर न हो जाए। यह सीमा ही राजकीय आय और व्यय में वृद्धि करने की आदर्श सीमा हो सकती है। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर राजकीय व्यय
सीमा तक करना चाहिए, प्रत्येक दशा में उस सीमा तक करना चाहिए, जब तक कि इस व्यय से उत्पन्न होने वाला संतोष। अब देखिए यहां पर मेन चीज क्या है, यहां पर समझने योग्य बात क्या है। यहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की हम बात करें, जिसको हम लोग व्यय करते हैं, और गवर्नमेंट आपका रेवेन्यू की बात करें, जिसमें आपका टैक्सेशन भी आता है, आपका जो है सरकार द्वारा जो ऋण लिया जाता है वो भी आता है। इसके अलावा गैर टैक्स के जो स्रोत होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं, वो भी इसमें आते हैं। हम यहाँ पे विशेष रूप से टैक्स की अगर हम बात करें, टैक्सेशन की बात करें मुख्य स्रोत के रूप में गवर्नमेंट के, तो यहां पर हम इसकी बात कर सकते हैं। अब देखिए, जब सरकार जो है जनता से टैक्स लेती है, समाज से टैक्स लेती है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, ऐसी स्थिति में जो समाज के पास मुद्रा होता है, जो उसके उपभोग पर व्यय करने के जो उसके पास साधन होते हैं, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के जो उसके पास साधन होते हैं, उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि टैक्स के माध्यम से वह मुद्रा जो है जनता के पास से, पब्लिक के पास से, लोगों के पास से, है ना, प्राइवेट सेक्टर के पास से कहां पहुंच जाता है, गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। तो जब समाज द्वारा टैक्स दिया जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका मतलब है कि समाज ने क्या किया, त्याग किया, किसका, उपयोगिता का, उपयोगिता का त्याग किया, साधनों का त्याग किया। इससे इसको क्या मिलेगा, संतोष मिलेगा, इसको लाभ होगा नहीं, लाभ तो किसको होगा, गवर्नमेंट को होगा। यहां पर जो है समाज को लाभ होगा नहीं, यहां पे समाज को क्या होगा, हानि होगी, उसको असंतोष होगा। यहां पर उसको क्या होता है, असंतोष होता है, क्योंकि यहां पर यह उपयोगिता का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। इस टैक्स से उसको अनुपयोगिता मिलती है, अनुपयोगिता के कारण ही उसको क्या मिलता है, असंतोष प्राप्त होता है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो ये रुपया लेती है, जो मुद्रा कलेक्शन करती है, जो आय प्राप्त करती है, वह निजी हित के लिए उसका जो है उपयोग नहीं करती है, वह जो है सार्वजनिक व्यय के रूप में ये जनता पर ही, है ना, समाज पर ही उसका क्या करती है, व्यय करती है। इस प्रकार व्यय करती, अच्छा, जब समाज पर व्यय करती है, ये मुद्रा यहां से गवर्नमेंट के पास से फिर समाज के ऊपर आना शुरू हो जाता है। अब जब समाज की तरफ जो है ये मुद्रा जब समाज की ओर आने लगता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जब मुद्रा समाज के पास पहुंचता है, या तमाम जो सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उसके माध्यम से जब इसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इसको उपयोगिता मिल रही है। क्या मिल रही है, उपयोगिता मिल रही है। यहाँ पे इसको उपयोगिता मिलती है किससे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, लोग व्यय से, सार्वजनिक व्यय से, सरकार के व्यय से क्या मिलती है, उपयोगिता मिलती है। और इस उपयोगिता के कारण ही उसको क्या मिलता है, संतोष मिलता है। तो दो बात क्लियर होगी कि सरकार जो है जब टैक्स लगाती है तो जनता को क्या होता है, असंतोष होता है, उसको अनुपयोगिता प्राप्त होती है, और जब जो है सरकार जनता पर व्यय करती है तो उसको उपयोगिता प्राप्त होती है, अर्थात उसको क्या प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त होता है। यहां पे संतोष शब्द का प्रयोग किया गया है, असंतोष शब्द का प्रयोग किया गया है। ये संतोष शब्द, असंतोष शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इसी का मतलब मैं आपको समझा रहा था कि ये संतोष और असंतोष कैसे उत्पन्न होता है और क्यों उत्पन्न होता है, किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। तो यहां पर आपकी ये बात क्लियर हो गई। वही बात यहां पर कर रहे हैं डाल्टन जी कि राजकीय व्यय को क्या करना चाहिए, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। क्यों बढ़ाते रहना चाहिए भैया, क्योंकि इससे क्या मिल रही है, जनता को संतोष मिल रहा है, उपयोगिता मिल रहा है ना। और ये उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि कर से होने वाले असंतोष
के बराबर न हो जाए। जब तक कि जो ये असंतोष जितना हुआ है, जब तक इसकी भरपाई न हो जाए, तब तक जो है इसका व्यय किया करते रहना चाहिए। जब तक कहीं हमको चोट लग गई हो, घाव हो गया है, जब तक वो घाव पूरा न हो जाए, जब तक हमारा घाव सूख न जाए, तब तक हमको दवाई करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, है ना। जब तक तब तक करना चाहिए जब तक कि वो चोट पूरी तरह से सूख न जाए। वही स्थिति यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी घाव हो गया है ना। सरकार के टैक्स से क्या हो गया, जनता को घाव हो गया है, चोट पहुंची है, हानि हुई है, क्षति हुई है, असंतोष उत्पन्न हुआ है। और इस असंतोष को दूर करने के लिए, इस घाव को भरने के लिए, तब तक किसके द्वारा भरा जाएगा ये घाव? ये घाव सार्वजनिक व्यय के द्वारा भरा जाएगा। और ये तब तक जो है, इसीलिए तब तक जो है सार्वजनिक व्यय करते रहना चाहिए जब तक कि ये घाव भर न जाए, जब तक कि असंतोष समाप्त न हो जाए। समाप्त कब होगा? जब संतोष बराबर असंतोष, जब असंतोष के बराबर संतोष हो जाएगा, है ना, वहां पर ये असंतोष क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी जितना यहां से जो है, मान लीजिए 100 रुपए के बराबर आपको असंतोष उत्पन्न हुआ है ना, तो यहां पर जो है सरकार को 100 रुपए के बराबर तक क्या करना चाहिए? यहां पर उसको व्यय करना चाहिए। जब 100 रुपए तक बराबर ये व्यय करता है, तो ऐसी स्थिति में 100 रुपए तक का जो असंतोष है वो समाप्त हो जाएगा। और यही स्थिति क्या होती है? यही स्थिति जो है आपका अधिकतम सामाजिक लाभ की स्थिति होती है। क्योंकि यहां पे अगली लाइन डाक्टर जी ने क्या कहा है? यही सीमा, यह सीमा ही क्या है? राज्य की आय और व्यय में वृद्धि करने की आदर्श सीमा है। यही आपका ऑप्टिमम लिमिटेशन है ना, आदर्श सीमा है। यही कौन सी सीमा आदर्श है? यही कि कितनी मात्रा में हम इसको बढ़ाएं और कितनी मात्रा में इसको बढ़ाएं। आय और व्यय की सीमा अधिकतम क्या होनी चाहिए, कितनी मात्रा तक हमको बढ़ानी चाहिए? तो यही मात्रा, यही सीमा है कि जब तक तब तक इसमें व्यय करना चाहिए जब तक ये दोनों क्या हो जाए? बराबर न हो जाए। बात क्लियर हो गई? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत हमको क्या बताता है? हमको यही बताता है कि अधिकतम सामाजिक लाभ तभी उत्पन्न होगा, तभी प्राप्त होगा जब सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न होने वाला जो सीमांत उपयोगिता है वह टैक्स से उत्पन्न होने वाला सीमांत अनुपयोगिता के बराबर न हो जाए। अर्थात दोनों बराबर होना चाहिए। इससे मिलने वाली उपयोगिता इससे मिलने वाली अनुपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। उसी स्थिति में ही सामाजिक लाभ क्या होगा? ये अधिकतम प्राप्त होगा। क्लियर? अब हम सामाजिक लाभ सिद्धांत को एक एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, जिसमें हम सारणी के द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा इसको और भी ज्यादा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। ओके? आइए अब हम लोग जो है अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत को सारणी द्वारा, उदाहरण द्वारा, एक एग्जाम्पल लेकर इसको जो है स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम एक सारणी लेंगे और सारणी के द्वारा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए यहाँ पर एक सारणी हमने यहाँ पे लिया है, देख लीजिए। यहाँ पर 3 कॉलम बनाने हैं। एक में इकाई रहेगी। इकाई किसकी रहेगी? आय एवं व्यय का, सार्वजनिक आय और व्यय का, यानी सरकार जो टैक्स लगा रही है उसकी इकाई और सरकार द्वारा जो व्यय किया जा रहा है उसकी इकाई। यहाँ पर इकाई का मतलब सरकार के आय और व्यय की इकाई को यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे। दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे कर से उत्पन्न त्याग। सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उससे जो समाज को त्याग करना पड़ता है, इसी को आप हम अनुपयोगिता बोल सकते हैं। इसी को हम अनुपयोगिता भी बोल सकते हैं। अनुपयोगिता। और तीसरे कॉलम में सार्वजनिक व्यय से, लोक व्यय से, सरकार के व्यय से उत्पन्न उपयोगिता को दर्शाएंगे। क्लियर? आइए इसको हम देखते हैं। मान लीजिए हमने जो है कुल 6 इकाइयां
आय और व्यय की कुल 6 इकाइयों को लिया है। ठीक है, इस तरीके से आय और व्यय की हम कुल कितनी इकाइयों को लेंगे? 6 इकाइयों को लेंगे। ठीक है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गए। ठीक है, हमको 6 इकाइयाँ लेनी है, तो 6 इकाइयाँ हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने 6 इकाइयाँ लिया है। आप 5 इकाई ले सकते हैं, 7 इकाई ले सकते हैं, 8 इकाई ले सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप 6 ही इकाई लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के द्वारा इस सिद्धांत को जो है हम स्पष्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे हमने केवल 6 इकाइयों का प्रयोग किया है। ठीक है, अब सपोज चूंकि ये काल्पनिक है, ठीक है, ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये क्या है? काल्पनिक है। कल्पना के आधार पर ही हमने जो क्या किया है, कुछ यहाँ पे अंकों को यहाँ पे लिया है। ठीक है, आप अंकों को बदल भी सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? कर से उत्पन्न होने वाला अनुपयोगिता 5 10, ये सपोज कर रहे हैं। ठीक ना, 5 10 15 20 25 30। ठीक है, अभी हम लिख दे रहे हैं, अभी हम आपको समझा देंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ सरकार के व्यय से उत्पन्न होने वाला जो उपयोगिता है, हम उसकी बात कर लें। 35 30 25 20 15 और 10। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इस सारणी से स्पष्ट है कि जब हम इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये टैक्स की इकाई हो जाएगी। जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो यही क्या हो जाएगा? ये सार्वजनिक व्यय की इकाई हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, सरकार द्वारा जैसे जैसे टैक्स की मात्रा बढ़ाती जाती है, अर्थात सरकार जो है जैसे जैसे टैक्स की मात्रा क्या करती है? बढ़ाती जाती है। तो सरकार के द्वारा टैक्स जैसे जैसे बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे इससे मिलने वाली जो अनुपयोगिता है, इसके बारे में आप देखिए। पहले इकाई से 5 के बराबर मैंने माना कि 5 के बराबर क्या हो रहा है? अनुपयोगिता मिल रहा है। तो दूसरी इकाई से क्या होगा? 10, तीसरे से 15, चौथे से 20, पांचवें से 25, छठवें से 30। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सरकार का जो टैक्स है उसमें जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे समाज का जो त्याग है वो भी बढ़ता जा रहा है। अर्थात सरकार, समाज द्वारा जो है उसको अधिक से अधिक उसको क्या मिल रही है? अनुपयोगिता मिल रही है, उसको अधिक से अधिक हानि हो रही है, उसको अधिक से अधिक असंतोष प्राप्त हो रहा है। इसी को हम कहते हैं कि कर से कितना जो है त्याग उत्पन्न हो रहा है, या समाज को कितनी अनुपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो इसका सीक्वेंस क्या है, किस क्रम में है? तो आपने देखा कि ये आपका बढ़ते हुए क्रम में है। इसमें वृद्धि हो रही है तो इसमें भी वृद्धि हो रही है। दोनों की दिशा एक ही है, विपरीत दिशा नहीं है, बढ़ते हुए क्रम में है। बात क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। व्यय से उत्पन्न होने वाला उपयोगिता, यानी सरकार द्वारा जब समाज पर व्यय किया जाता है विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, तब समाज को क्या प्राप्त होती है? उपयोगिता प्राप्त होती है। इसी उपयोगिता की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। सरकार द्वारा पहली इकाई जब वो व्यय करता है सार्वजनिक व्यय, तो 35 के बराबर उसको उपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरे इकाई से जो है उपयोगिता 30 हो जाती है, तीसरे इकाई से क्या हो जाता है? 25 हो जाता है, चौथे से 20 हो जाता है, पांचवें से 15, छठवें से 10। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये उपयोगिता है ये सीमांत उपयोगिता है। ये जो है प्रत्येक इकाई की उपयोगिता है, ये सीमांत उपयोगिता है। हर अलग अलग इकाई का, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का, स्पेशली पहले इकाई का है, स्पेशली दूसरे इकाई का है, दूसरे इकाई का कुल उपयोगिता नहीं है, सीमांत उपयोगिता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सीमांत उपयोगिता होता है वो क्या होता है? वह
घटते हुए क्रम में होता है। जैसे जैसे उपभोग की संख्या बढ़ती है, उपभोग की इकाइयां बढ़ती है, वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसी आधार पर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जैसे जैसे ये व्यय की इकाइयां सरकार की वृद्धि हो रही है इसमें, वैसे वैसे क्या हो रहा है, समाज को मिलने वाली जो उपयोगिता है या सीमांत उपयोगिता है उसमें क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, कमी हो रहा है। इस प्रकार से इन दोनों को देखेंगे, अगर इन दोनों का एक साथ तुलना करें तो आप देखिए कि इसमें वृद्धि होती जाती है और इसमें क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। लेकिन दोनों यदि सरकार इस इकाई तक व्यय करती है, पहले इकाई तक, यदि पहले इकाई तक वह व्यय करती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो सामाजिक लाभ जो प्राप्त होता है हमको किस तरह से प्राप्त होगा, हम इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, है ना। जो दोनों का अंतर होता है वही क्या होता है, उसी को हम कहते हैं हम सामाजिक लाभ, अधिकतम सामाजिक लाभ, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है। अब यहां से इसमें से इसको घटाएं, उपयोगिता 35 प्राप्त हो रही है, त्याग कितना करना पड़ रहा है, 5, तो 30 के बराबर सामाजिक लाभ प्राप्त हो रहा है। चलिए 30 के बराबर जो सामाजिक लाभ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे जो सरकार का जो दायरा है आय और व्यय का, वो क्या है, बहुत ही संकुचित है, कम है। तो सरकार का जब क्रियाकलाप बढ़ेगा, क्योंकि कल्याणकारी योजनाएं तभी संभव हो पाएंगी ना जब सरकार जो है उसका दायरा बढ़े, तो उसका दायरा, कार्य क्षेत्र जब उसका बढ़ता है, उसकी सीमा जब बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे तो बहुत संकुचित सीमा है, इसलिए सरकार का जो है उसका विस्तार और होना चाहिए। इसके लिए वो दूसरी इकाई के लिए चेक करता है। जब दूसरी इकाई के लिए जब चेक करता है तो यहाँ पे देखता है, तो यहाँ समाज को 2 इकाई तक यदि आय और व्यय करता है तो समाज को 10 के बराबर अनुपयोगिता और 30 के बराबर क्या मिल रहा है, उपयोगिता, और दोनों का अंतर अर्थात यहाँ पर भी व्यय से उत्पन्न उपयोगिता क्या है, अधिक है, और 20 के बराबर क्या हो रहा है, सामाजिक लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, सरकार का संकुचित दायरा है, अभी अधिकतम सीमा तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, सामाजिक लाभ के अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है। फिर हम तीसरी इकाई तक देखते हैं, सरकार तीसरी इकाई तक जो है आय और व्यय करता है, तो ऐसी स्थिति में देखिए दोनों का जो डिफरेंस है 15-25 का है। यहां पर क्या है, यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर ये उपयोगिता अधिक है, किससे, त्याग से। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, ऐसी स्थिति में सरकार फिर आगे और चेक करेगा, आगे अपना दायरा, अपना क्षेत्र या आय और व्यय की सीमा को और आगे बढ़ाएगा और ऊंचा करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम आय और व्यय की सीमा को निर्धारित करेंगे, क्योंकि आय व्यय का जो आदर्श सीमा है वही क्या होता है, वही अधिकतम सामाजिक लाभ की स्थिति प्राप्त करता है। तो वही हम आदर्श सीमा ही देख रहे हैं कि वह आदर्श सीमा ही क्या है, जहाँ पर अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो। तो चौथी सीमा तक हमने देखा, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सॉरी तीसरी सीमा तक हमने देखा। अब चौथी सीमा की अगर हम बात करें, चौथी सीमा पे या चौथे 4 इकाई जो है आय और व्यय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि कर से उत्पन्न होने वाला त्याग और व्यय से उत्पन्न होने वाली उपयोगिता दोनों क्या है, बराबर है। यही सरकार के आय और व्यय की सीमा का ये आदर्श सीमा यही है, आय व्यय की आदर्श सीमा यही स्थिति है 4 इकाई तक। अर्थात सरकार को यदि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना है, इस सिद्धांत के अनुसार चलना है, अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त कराना चाहता है यदि वो कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसको जो है उसकी जो सीमा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 4 इकाई तक होनी चाहिए, क्योंकि 4 इकाई पर ही क्या है, कर से उत्पन्न होने वाला त्याग व्यय से उत्पन्न होने वाले उपयोगिता के क्या है, बराबर है। अब इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये सीमा मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम सीमा को निर्धारित करता है, अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है। अब इसके आगे सरकार को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यदि इसके आगे सरकार बढ़ती है, 5वीं इकाई 6वीं इकाई तरफ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, फिर तो सामाजिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुपयोगिता अधिक हो जाएगी उपयोगिता से, फिर यहाँ पे समाज को अनुपयोगिता प्राप्त होने लगेगी, फिर सरकार को तो लाभ होगा, उसकी आय बढ़ेगी, है ना, लेकिन समाज को क्या मिलेगा, अनुपयोगिता प्राप्त होगा। यहाँ पे सरकार के मैक्सिमम वेलफेयर की बात नहीं की जाती है,
यहाँ पे सरकार के मैक्सिमम जो है एडवांटेज की बात नहीं की जाती है, यहाँ पर हम पब्लिक के सोशल के जो है मैक्सिमम एडवांटेज की बात करते हैं। तो इसलिए जो है वह अधिकतम स्थिति क्या होनी चाहिए, वह चौथी इकाई ही होनी चाहिए, जहाँ पर अनुपयोगिता जो है कर से उत्पन्न होने वाला और व्यय से उत्पन्न होने वाला उपयोगिता दोनों आपस में बराबर होते हैं। बात क्लियर हो गई? आइए अब इसी बात को हम रेखा चित्र के द्वारा जो है समझने का प्रयास करते हैं, इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम लोग जो है इस सिद्धांत को रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। यहां पर हम रेखा चित्र बनाएंगे। रेखा चित्र बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे बनाना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से दो अक्षांशों को लिखेंगे। यहाँ पे एक्स अक्ष रहेगा, ये मूल बिंदु होगा, और यहाँ पर ये वाई अक्ष रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम अभी जो सारणी हमने बनाया था उसको ध्यान में रखिए, उसी के आधार पर यहाँ पे आप बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है सार्वजनिक व्यय और जो कर लगाया जाता है, दोनों की इकाइयों को यहाँ पर हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम कर एवं व्यय की इकाइयों को दिखाएंगे। कर एवं व्यय की इकाइयाँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाई अक्ष पे क्या दिखाएंगे। वाई अक्ष पे हम देखिए यहाँ पर हम सीमांत उपयोगिता और यहाँ पर हम आप ऐसे लिख सकते हैं चाहे ऐसे लिख सकते हैं, सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत अनुपयोगिता। उपयोगिता और अनुपयोगिता जो प्राप्त होती है, व्यय से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, कर से जो अनुपयोगिता प्राप्त होती है, इसको हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर अक्ष या वाई अक्ष पर इसको हम दर्शाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस पे हम इसको दर्शाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से ये दो वक्र ऐसे बनाएंगे, एक नीचे की तरफ गिरता हुआ और एक ऊपर की तरफ उठता हुआ। ठीक है, नीचे की तरफ उठता हुआ, नीचे की तरफ गिरता हुआ और ऊपर की तरफ उठता हुआ, इसका नामकरण कर दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। मान लीजिए ए बी है और ये मान लीजिए आपका क्या है, सी डी है। अब इस चित्र के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पर ए बी वक्र क्या है, उपयुक्त रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर क्या है, वाई अक्ष पर क्या है, ये आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि जो ए बी है, ए बी रेखा या ए बी वक्र क्या बताता है। आप देखिए ए बी वक्र जो है ये सीमांत उपयोगिता, ये क्या है, सीमांत उपयोगिता वक्र है। ये सीमांत उपयोगिता वक्र या रेखा। ठीक है, ए बी क्या है, सीमांत उपयोगिता वक्र या रेखा है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम, अच्छा, ये वक्र जो सीमांत उपयोगिता वक्र है, ये क्या बताता है, ये बताता है, ये इसका पहले ढाल देखिए, ये नीचे की ओर क्या होता है, गिरता हुआ होता है। ए बी का जो ढाल है वो क्या है, वह हम आपको बताएं कि ऊपर से नीचे की तरफ क्या है, ये गिरता हुआ है। ठीक है, तो ये समाज ए बी जो है ये क्या है, ये सरकार के व्यय से उत्पन्न होने वाला
जो उपयोगिता है, जिसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, तो ये सीमांत उपयोगिता को दिखाता है। इसका ढाल नीचे की तरफ क्यों होता है, ऋणात्मक क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि सरकार जैसे जैसे व्यय की इकाइयों में वृद्धि करता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता वह कम होती जाती है, गिरती जाती है। इसी के कारण जो है ये सीमांत उपयोगिता का जो आप वक्र देख रहे हैं, ये क्या है, इसका ढाल ऋणात्मक है या नीचे की तरफ गिरता हुआ है। सीडी क्या है? सीडी सरकार द्वारा समाज पर कर लगाने से उत्पन्न जो सामाजिक त्याग है, उससे उत्पन्न जो अनुपयोगिता है, जो सीमांत अनुपयोगिता है, उसको ये दर्शाता है। और इसका जो ढाल है, ये देखिए धनात्मक है, ये नीचे से ऊपर तरफ उठता हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार जो है, जैसे जैसे सरकार टैक्स की मात्रा में वृद्धि करता जाता है, टैक्स की इकाइयों में वृद्धि करता जाता है, वैसे वैसे उससे प्राप्त होने वाली समाज को जो अनुपयोगिता है वह क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसी के कारण इसका ढाल क्या होता है, धनात्मक होता है या ऊपर की तरफ उठता हुआ होता है। तो ये जो आपका सीमांत अनुपयोगिता वक्र सीडी जो है और सीमांत उपयोगिता वक्र जो आपका एबी है, ये दोनों वक्र एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं। देखिए किसी बिंदु पर ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मान लीजिए ये बिंदु आपका कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी आपने माना ही है। यहां पर आप कोई दूसरा बिंदु मान सकते हैं, मान लीजिए ई बिंदु है, इसको आप मान लीजिए ई बिंदु है। ऐसी स्थिति में आप देखिए यहां नीचे मिला दीजिए ओ एम। इसके पहले की स्थिति भी बना लें, इसके बाद की भी स्थिति बना लें। ये मान लीजिए M1 है, ये M2, ये मान लीजिए E1 है, ये मान लीजिए E2 है, ये मान लीजिए L1 है, ये मान लीजिए L2 है। यहां पर जो बिंदु है यहां पर, ठीक है, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, ठीक। अब आइए इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। अब देखिए ई बिंदु ही क्या है, वह आदर्श बिंदु है। या ई बिंदु पर, ई बिंदु आदर्श बिंदु क्यों है? क्योंकि ई बिंदु पर ही समाज सरकार द्वारा व्यय करने से उत्पन्न सामाजिक जो उपयोगिता है, सीमांत जो उपयोगिता है, और सरकार द्वारा टैक्स लगाने से जो समाज पर अनुपयोगिता उत्पन्न होती है, तो जो सीमांत अनुपयोगिता है, ये दोनों क्या है, बराबर है। ई बिंदु पर सीमांत उपयोगिता और सीमांत अनुपयोगिता दोनों क्या है, बराबर है। इसीलिए ई बिंदु क्या है, एक आदर्श बिंदु है, एक संतुलन का बिंदु है। इस आदर्श बिंदु से ही यहां पर आप देखिए ओएम क्या है? ओएम सरकार के आय और व्यय की सीमा का एक आदर्श मात्रा है, आदर्श इकाई है, आदर्श स्थिति है। अर्थात सरकार यदि ओएम मात्रा व्यय करती है और ओएम मात्रा ही टैक्स लेती है, तो व्यय करने से उत्पन्न उपयोगिता, टैक्स लेने से उत्पन्न अनुपयोगिता, दोनों क्या होगा, ओएम इकाई पर बराबर होगा। इसीलिए ओएम इकाई ही क्या होगा, ये संतुलन का स्थिति होगा, आदर्श स्थिति होगा। इसकी आय और व्यय की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला बिंदु होगा। और यही इसी बिंदु पर क्या होगा, अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होगा। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सीमा है वो क्या है, ये ई बिंदु ही है। किस
सीमा तक आय व्यय का निर्धारण किया जाना चाहिए, वो ओयम स्तर ही है या ओयम इकाई ही है, आय का भी और व्यय का भी, जहां पर अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होता है। मान लीजिए सरकार जो है ओयम इकाई से पहले, मान लीजिए ओयम इकाई नहीं वह आय व्यय कर रही है, उसका जो कार्य क्षेत्र है थोड़ा संकुचित है, कम है, और वो ओयम मात्रा तक ही क्या करती है, आय और व्यय जो है अपना करती है, अर्थात व्यय करती है ओयम मात्रा, ओयमोन मात्रा, और ओयमोन मात्रा ही टैक्स भी लगाती है। ऐसी स्थिति में जो सिचुएशन बनेगा, आप देखिए ऐसी स्थिति में जो सिचुएशन बनेगा, ओयम स्थिति में क्या होगा, ओयम1 स्थिति में यहां पर आप देखेंगे कि E1 M1, इस स्थिति में क्या होगा, E1 M1, ये क्या है, E1 M1 जो है ये किस रेखा को स्पर्श कर रहा है, यहां पर देखिए AB को। AB क्या बताता है, उपयोगिता को बताता है। तो आपका E1 M1 क्या है, ये समाज को प्राप्त होने वाली उपयोगिता है। तो सीमांत उपयोगिता कितनी है, E1 M1 है, जबकि इस बिंदु पर अनुपयोगिता कितनी मिल रही है, टैक्स, अनुपयोगिता वाली रेखा ये है। तो कितनी अनुपयोगिता प्राप्त हो रही है, L1 M1। तो उपयोगिता में से अनुपयोगिता को घटा देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका जो ये दायरा प्राप्त हो रहा है, ये E1 L1, E1 L1, E1 L1 का मतलब ये है कि यहां पर अनुपयोगिता से उपयोगिता अधिक, यहां पर अनुपयोगिता देखिए, अनुपयोगिता से उपयोगिता क्या है, अधिक है। कितना अधिक है, इतना अधिक। इसका मतलब है कि ये आय और व्यय की अधिकतम सीमा नहीं है, आदर्श सीमा नहीं है, हमको और आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि ओयम स्थिति पर आपको मिल रहा है, दोनों बराबर। और यदि ओयम के बाद सरकार आय और व्यय की अपनी सीमा को बढ़ाता है, OM2 पर जाता है, तो यह OM2 सीमा पे क्या होता है, आप देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर आप देखें कि जो M2 E2 ये क्या हो गया, E2 M2 क्या है, ये अनुपयोगिता है, ये क्या है, अनुपयोगिता है E2 M2। और L2 M2 क्या है, L2 M2 आपका ये आपका उपयोगिता है, ये उपयोगिता को बताता है, AB रेखा उपयोगिता को बता रहा है L2 M2, CD रेखा अनुपयोगिता को बता रहा है E2 M2। दोनों का अंतर, उपयोगिता में से अनुपयोगिता घटाएंगे, नहीं घटेगा क्योंकि उपयोगिता कम है, अनुपयोगिता अधिक है, तो उल्टा घटाना पड़ेगा, इसलिए जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस कितना, E2 L2 या L2 E2। अब ये माइनस में क्यों है, माइनस इसलिए है क्योंकि यहां पर अनुपयोगिता अधिक है, ये जो मिल रहा है E2 L2 ये उपयोगिता नहीं है बल्कि क्या है, अनुपयोगिता है, इसलिए ऋणात्मक है, माइनस में है। क्लियर। तो इसलिए ओयम मात्रा से अधिक मात्रा यदि सरकार जो है अपना दायरा बढ़ाती है, सीमा क्षेत्र को बढ़ाती है, आय व्यय के स्तर को बढ़ाती है, तो वहां पे फिर से जो है अनुपयोगिता प्राप्त होने लगेगी, सामाजिक लाभ प्राप्त होना बंद हो जाएगा। तो सामाजिक लाभ इधर तक तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन अधिकतम कहां प्राप्त होगा, ओयम दायरे पर प्राप्त होगा, और ई बिंदु संतुलन का बिंदु होगा। बात क्लियर हो गई। तो ये जो है आपका, मैंने सामाजिक अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की व्याख्या मैंने सारणी के द्वारा और रेखाचित्र के द्वारा स्पष्ट किया कि सरकार के आय और व्यय का दायरा या उसकी सीमा अधिकतम क्या होनी चाहिए, आदर्श सीमा क्या होनी चाहिए। क्लियर। इसी संबंध में एक अर्थशास्त्री थे मसग्रेव, उनका भी एक व्यू आता है, दृष्टिकोण आता है, उस पर भी चर्चा कर लेना आवश्यक है। तो आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए अब हम लोग जो है अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत का जो मसग्रेव जी का दृष्टिकोण था उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि मसग्रेव जी ने, इनकी एक पुस्तक थी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ करके है, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी थी, और इस पुस्तक में उन्होंने अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत
को एक रेखा चित्र के द्वारा इसकी व्याख्या की। इस सिद्धांत को एक रेखा चित्र के द्वारा इन्होंने क्या किया, इसकी व्याख्या की है। तो आइए हम लोग जो है इनके दृष्टिकोण को हम रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही आप ध्यान से समझेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ साथ जो है आपको वाई अक्ष पर ही, ये धन दिशा है, हमको ऋण दिशा की तरफ भी चलना है वाई अक्ष, तो ऋण दिशा जो है वो मूल बिंदु से क्या होता है, नीचे होता है। इस तरीके से हम नीचे तक यहाँ बनाया है। और ये भी वाई अक्ष है लेकिन यहाँ पे वाई डैश कर देते हैं, ये वाई अक्ष का ऋण दिशा है। ठीक है, मैंने माइनस दिशा यहाँ पे क्यों लिया है अभी मैं आपको इसको बता दूंगा। ठीक, यहाँ पर सरकारी बजट को दर्शाया जाएगा, सरकारी बजट। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम सीमांत सामाजिक त्याग, और यहां पर हम सीमांत सामाजिक उपयोगिता या कल्याण, इसको दर्शाएंगे। ठीक है, यहां पर इस तरह से एक रेखा बनाएंगे। इस तरह से इसको हम रेखा बनाएंगे। इसको थोड़ा हम और आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, इस रेखा को ऐसे ही हम आगे तक बढ़ाएंगे और ये लाइन थोड़ा हम और बड़ा कर ले रहे हैं। ये एक्स अक्ष है। ठीक है, ये सरकारी बजट, इसका नामकरण हम कर दे रहे हैं SS1। ठीक है, बिल्कुल सीधी इस तरीके से आपका जो है रेखा ये बना हुआ है, इसका नाम क्या है, SS1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर ऊपर तरफ एक वक्र होगा इस तरीके से, इस तरीके से मान लीजिए ये वक्र है A1, और यहां पर भी एक वक्र होगा आपका इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होगा। इसका नामकरण मान लीजिए आपका है B1। ठीक, अब यहां पर आप एक यम बिंदु ले लीजिए। ठीक, अब हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, यहां पर एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया गया है, सरकारी बजट। सरकारी बजट का मतलब क्या हुआ, बजट का मतलब सरकार के बजट का मतलब क्या होता है कि सरकार का आय और व्यय, है ना, आय व्यय का क्या होता है, एक वित्तीय विवरण पत्र होता है बजट। तो बजट शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि इस अक्ष पर हम सरकार के आय और व्यय की इकाइयों को दर्शाएंगे। यहाँ पर आप सरकार के आय व्यय की इकाइयाँ भी लिख सकते थे, या इसी को हमने क्या लिख दिया, सरकारी बजट। ठीक ना, यानी यहाँ पर एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया गया, क्लियर हो गया। अब वाई अक्ष पर हमने धन दिशा ऋण दिशा क्यों लिया, क्योंकि वाई अक्ष पर हमको दर्शाना है सीमांत उपयोगिता और सीमांत अनुपयोगिता। अब उपयोगिता क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, प्लस है, इसलिए इसको हमने प्लस दिशा में दर्शाया। अनुपयोगिता क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसको हमने क्या किया, ये वाई अक्ष पर ही ऋण दिशा में इसको हमने, ऋण अक्ष पे जो है हमने क्या किया, इसको नीचे की तरफ दर्शाया है। ठीक, अच्छा आगे देखिए, यहां पर आप देखेंगे जो OX लाइन है या OX अक्ष जो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर यदि हम चलते हैं तो इसके ऊपर क्या प्राप्त होता है,
इसके ऊपर सामाजिक लाभ प्राप्त होता है, सामाजिक कल्याण प्राप्त होता है या सामाजिक उपयोगिता प्राप्त होता है। ठीक है, ये लाभ वाली स्थिति है, इसके ऊपर ये लाभ वाली स्थिति को दिखाता है, सामाजिक लाभ को दिखाता है पूरा एरिया जो है। ठीक है, सामाजिक लाभ या सामाजिक उपयोगिता को दिखाता है। और इस अक्ष के नीचे चलेंगे इस लाइन के, तो ये अनुपयोगिता को दिखाता है, सामाजिक अनुपयोगिता को दिखाता है। बात क्लियर हो गया? चलिए, इतनी बात। अब हम आपको बता दें कि जो ए है, A1, यहां पर आप A1 लिख सकते हैं। जो A1 वक्र है ये क्या दिखाता है? यह दिखाता है सरकार द्वारा व्यय किए जाने से समाज में जो उत्पन्न उपयोगिता होता है या सीमांत सामाजिक जो उपयोगिता होता है या सीमांत सामाजिक जो कल्याण होता है, उसको ये शो करता है। ये वक्र सीमांत सामाजिक उपयोगिता या सीमांत सामाजिक कल्याण को शो करता है। ये वक्र नीचे की तरफ गिरता हुआ दिख रहा है आपको। यह इस बात को दिखाता है कि सरकार जो है जैसे जैसे क्या करता है, व्यय की इकाइयों में वृद्धि करता है, वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो सीमांत सामाजिक उपयोगिता होती है वो घटती हुई होती है, गिरती हुई होती है। इसलिए नीचे की तरफ आपको झुका हुआ या गिरता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, B1 की अब हम बात करें, ये आप देख रहे हैं B1, ये क्या है? ये जो है आप देख रहे हैं कि ये सरकार द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उससे मिलने वाली, प्राप्त होने वाली जो अनुपयोगिता होती है उसको ये दिखाता है। और ये वक्र दिखाता है कि सरकार जो है जैसे जैसे टैक्स की मात्रा में, टैक्स की इकाइयों में वृद्धि करता जाता है, वैसे वैसे इससे मिलने वाला जो अनुपयोगिता होता है या सीमांत जो सामाजिक त्याग होता है उसमें क्या होती है, उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। क्लियर बात? अच्छा, S1 क्या बताता है? S1 जो है ये सीमांत, आपको हम बताएं सामाजिक लाभ की स्थिति को बताता है, यानी ये दोनों के बराबर रेशियो को बताता है, ये सामाजिक लाभ की स्थिति को बताता है। और ये कैसे प्राप्त होता है? ये प्राप्त करने के लिए A1 में से B1 को क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। क्लियर? अब यहां पर जो आप देख रहे हैं यम बिंदु, यही आदर्श बिंदु है। यह आदर्श बिंदु है। क्यों आदर्श बिंदु है? क्योंकि यहां पर आप देखें तो यहां से जो आपका उपयोगिता है और जो यहां से अनुपयोगिता है, ठीक है, मान लीजिए इसका नामकरण कर दीजिए, इसका नाम P हो गया, इसका नाम M बिंदु पर, M बिंदु मतलब OM, बजट कितना होगा? OM बजट पर आप देखिए, OM बजट पे क्या है कि MP और MN, PM और MN दोनों क्या है? बराबर है, दोनों बराबर है, इसीलिए यह आदर्श बिंदु है। यहां पर उपयोगिता अनुपयोगिता बराबर होने के कारण यह बिंदु आदर्श बिंदु है। और OM मात्रा ये आदर्श सीमा है आय और व्यय का, है ना, कि आय और व्यय की अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए जिससे अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो, वो सीमा है OM। क्योंकि इस सीमा पर उपयोगिता अनुपयोगिता, कल्याण और त्याग दोनों क्या है? बराबर है। इसके पहले की स्थिति बात जाएंगे तो यहां पे उपयोगिता अधिक मिलेगी, अनुपयोगिता कम रहेगी। सरकार का जो बजट होगा कम होगा, संकुचित दायरा होगा, इसको सरकार बढ़ाएगा, तब तक बढ़ाएगा तब तक वृद्धि होगी, यही सीमा रेखा को बता रहा है। तब तक वृद्धि करता है जब तक कि दोनों में क्या हो जाए? संतुलन ना स्थापित हो जाए, दोनों बराबर न हो जाए। अब इस आदर्श स्थिति के आगे सरकार जो है अपने आय और व्यय को नहीं बढ़ा सकती। बात क्लियर हुई? क्योंकि इसके आगे बढ़ाएगी तो अनुपयोगिता में वृद्धि, त्याग में वृद्धि अधिक हो जाएगी, फिर जो है सामाजिक लाभ का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बात क्लियर? तो ये जो है मसग्रेव जी ने जो है रेखाचित्र के द्वारा क्या किया, स्पष्ट करने का प्रयास किया। इनके सिद्धांत को हम निष्कर्ष रूप में समझें तो यही है कि अधिकतम सामाजिक लाभ की स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब सीमांत सामाजिक कल्याण, सीमांत सामाजिक त्याग के क्या हो? बराबर हो। दोनों के बराबर होने की स्थिति में ही
अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सकती है। बात क्लियर हो? आइए अब हम जो है इस दृष्टिकोण के बाद इस सिद्धांत को इसके आगे ले चलते हैं, इसमें कुछ और बातों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे सार्वजनिक आय एवं व्यय का विभाजन। देखिए, हमारा जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है, यह केवल आय, सरकार के आय और व्यय की सीमा को ही निर्धारित नहीं करता, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सरकार के आय और व्यय की अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए। तो यह केवल आय और व्यय की सीमा को ही निर्धारित नहीं करता, बल्कि वह क्या करता है, यह सिद्धांत इन दो बातों का भी अध्ययन करता है। कौन सी बातें? पहली बात कि सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय का जो है विभाजन कैसे हो, अर्थात सार्वजनिक व्यय का विभाजन विभिन्न मदों पर किस प्रकार से करना चाहिए। सार्वजनिक आय, जिसमें विशेष रूप से हम टैक्सेशन की बात करें, यह टैक्सेशन का विभाजन विभिन्न स्रोतों से किस प्रकार से करना चाहिए। तो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो, किस सीमा तक हो, ये बात तो एक हो गई। केवल इतनी ही बात का अध्ययन नहीं करता है, सीमा के अलावा जो सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, किस मात्रा में किया जाए, किन किन मदों पर किया जाए, इसका भी अध्ययन जो है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत करता है। तो यहां पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि सार्वजनिक आय और व्यय का विभाजन किस प्रकार से हो। तो सबसे पहले हम बात करें कि सार्वजनिक व्यय का विभिन्न मदों पर विभाजन किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसकी अगर हम बात करें, तो यहां पर हम संक्षेप में आपको बता दें, तो सार्वजनिक व्यय करने से क्या प्राप्त होता है? उपयोगिता प्राप्त होता है। तो सार्वजनिक व्यय जो है विभिन्न मदों पर, मान लीजिए 2 मद हो गए, 2, 3, 4, 6 जितने भी मद हो, हमने यहां पे 2 मद ले लिए। ठीक है, तो सार्वजनिक व्यय जो हम विभिन्न मदों पर करते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर होनी चाहिए अथवा लगभग बराबर होनी चाहिए। मतलब ए मद पर जो सार्वजनिक व्यय प्राप्त किया जाता है, इससे जो यूटिलिटी मिलती है, और बी मद पर जो व्यय किया जाता है, इससे जो यूटिलिटी मिलती है, ये दोनों लगभग बराबर होने चाहिए। बात क्लियर हुआ? ए और बी जो 2 मद मैंने लिया, आप इसका नामकरण भी कर सकते हैं। जैसे शिक्षा एक मद हो गया, दूसरा मद स्वास्थ्य हो गया, आगे भी मद ले सकते हैं, दूर संचार हो गया, परिवहन हो गया, है ना, अलग अलग मद हो सकते हैं। तो किन किन मदों पर वह व्यय करती है और उसका व्यय किस प्रकार से, व्यय का विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए कि प्रत्येक मद से मिलने वाली उपयोगिता क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए या फिर लगभग बराबर होनी चाहिए। ये सिद्धांत ये बताता है। क्लियर हो? नेक्स्ट, सार्वजनिक आय, टैक्सेशन, जो टैक्स का भार है, टैक्स से जो समाज को जो त्याग उत्पन्न होता है, उसका वितरण, उसका विभाजन किस प्रकार से, किन किन स्रोतों पर किस प्रकार से करना चाहिए। यहां पर भी जिन जिन स्रोतों से टैक्स लिया जाता है, उनसे प्राप्त होने वाला जो त्याग हो, सीमांत त्याग, सीमांत सामाजिक त्याग, वो क्या होना चाहिए? वो भी आपस में बराबर होना चाहिए या फिर लगभग बराबर होना चाहिए।
बात क्लियर हुआ? तो ये कर का विभाजन से त्याग उत्पन्न होगा। तो त्याग किस प्रकार का होना चाहिए? लगभग सभी मदों पर बराबर होना चाहिए। यहां पर उपयोगिता प्राप्त हो रहा है, कल्याण प्राप्त हो रहा है, यहां पर आपस में विभिन्न मदों पर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यही है सार्वजनिक व्यय का विभाजन और यही है सार्वजनिक आय का विभाजन। तो इस प्रकार से जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है, इसमें मुख्य रूप से 3 बातें आप देख रहे हैं। पहली बात में आपने देखा कि यह सिद्धांत बताता है कि सरकार का जो आय और व्यय का जो आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, उसकी आदर्श सीमा क्या होनी चाहिए, किस सीमा तक, अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए, किस सीमा तक आय और व्यय का निर्धारण करना चाहिए। दूसरी बात, सरकार को विभिन्न मदों पर जो व्यय करता है उसका विभाजन किस प्रकार से करना चाहिए। तीसरी बात है कि सरकार जो टैक्स लगाती है, जो टैक्स का भार होता है, वह विभिन्न स्रोतों पर किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन या विभाजन या वितरण करना चाहिए। तो निष्कर्ष रूप में ये 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। अब हम बात करेंगे इस सिद्धांत की कुछ कसौटियां हैं, उन कसौटियों पर चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है? आइए हम लोग जो है चर्चा करते हैं सामाजिक लाभ की कसौटी की जांच। सामाजिक लाभ की कसौटी की यदि हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो लोक वित्त की जो नीति है, राजस्व की जो नीति है, उससे जनता को अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच के लिए डॉक्टर डाल्टन ने निम्नलिखित मापदंडों या निम्नलिखित कसौटियों की बात की है, जिसमें प्रमुख रूप से आपने देखा कि पहला है उत्पादन में सुधार। यदि उत्पादन के स्तर में सुधार हो रहा है, अर्थात यदि उत्पादन में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, उनके कीमतों में वृद्धि नहीं हो रही है, उसमें कमी है, उत्पादन में सुधार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इस कसौटी के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करें, दूसरा है आर्थिक साधनों का संकेंद्रण। अब हम आर्थिक साधनों के संकेंद्रण की बात करें तो जो उत्पादन के साधन हैं, जो आर्थिक साधन हैं, यह कुछ ही हाथों में सकेंद्रित नहीं होना चाहिए। इसका केंद्रीकरण कुछ ही हाथों में नहीं होना चाहिए। संकेंद्रण का मतलब यही है कि जो उत्पत्ति के साधन है, जो उत्पादन के साधन है, जो आर्थिक साधन है, जो संसाधन है, उस पर स्वामित्व कुछ ही लोगों का है ना? यदि कुछ ही लोगों का है, कुछ ही हाथों में, इसका मतलब है कि उसका संकेंद्रण है, और ये नहीं होना चाहिए। यह संकेंद्रण है आर्थिक साधनों का, तो इसका मतलब है कि अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। सामाजिक लाभ की प्राप्ति कब होगी? जब ये स्थिति न हो। तो इस प्रकार से हम इस मद के द्वारा, इस मापदंड के द्वारा हम इसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है? अगला है कर भार। कर भार का मतलब क्या हुआ? कर भार का मतलब यह हुआ कि जो सरकार टैक्स लगा रही है, उसका जो समाज पर भार पड़ रहा है, उसकी स्थिति क्या है? वह अधिकतम तो नहीं है। यदि कर का भार अधिकतम होगा तो इसका मतलब है कि सामाजिक लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कर के भार के द्वारा भी हम अधिकतम सामाजिक लाभ की जांच कर पाते हैं, सामाजिक लाभ की जांच कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कसौटियां हैं। चौथी हम बात कर लें
रोजगार की स्थिति, रोजगार की स्थिति। इसके अलावा जो है आपका हम बात कर लें सुरक्षा और शांति की स्थिति, सुरक्षा एवं शांति। अब ये कसौटियां क्या है? रोजगार की स्थिति की जो कसौटी है, इसके द्वारा हम ये देखते हैं कि समाज में बेरोजगारी का स्तर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रोजगार में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। यदि बेरोजगारी कम हो रही है, रोजगार में वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सामाजिक लाभ प्राप्त हो रहा है, और यदि ऐसा नहीं है तो सामाजिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार से हम इस कसौटी के द्वारा भी सामाजिक लाभ की जांच कर पाते हैं। लास्ट है सुरक्षा एवं शांति। यदि देश में अर्थव्यवस्था में सामाजिक स्तर पर हम बात करें, समाज क्या है, सुरक्षित है, समाज में शांति है, तो ये देश में या समाज में जो शांति या सुरक्षा की जो बात होती है, ये कसौटी भी ये तय करती है कि सामाजिक लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि अर्थव्यवस्था में, देश में यदि सुरक्षा और शांति की व्यवस्था कायम है, बरकरार है, सही है, तो इसका मतलब है कि सामाजिक लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि अशांति है, असुरक्षित हैं लोग, इसका मतलब है कि सामाजिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। इस प्रकार से इस कसौटी के द्वारा भी हम जांच करते हैं, इस मापदंड के द्वारा भी जांच करते हैं। तो ये जो है डॉक्टर डाल्टन ने सामाजिक लाभ की कुछ कसौटियों की बात की। अब लास्ट में हम आते हैं, इसमें एक टॉपिक और बचता है, सब टॉपिक अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत से ही संबंधित एक जो है व्यू आता है, दृष्टिकोण आता है, विचार आता है श्रीमती हिक्स का। तो आइए उस पर भी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है श्रीमती हिक्स, जिनका पूरा नाम है श्रीमती उर्सुला हिक्स, श्रीमती उर्सुला हिक्स ने भी सामाजिक लाभ सिद्धांत पर अपना विचार दिया। और इनका विचार क्या था? इन्होंने जो है सामाजिक लाभ सिद्धांत पर अपने दो आदर्शों की बात इन्होंने की। एक उत्पादन आदर्श और दूसरा जो है उपयोगिता आदर्श। प्रोडक्शन ऑप्टिमम एंड यूटिलिटी ऑप्टिमम, दो विचारों को इन्होंने व्यक्त किया। प्रोडक्शन ऑप्टिमम क्या है? राजस्व नीति का जो सर्वप्रथम कार्य होता है वह यह होता है कि उत्पत्ति के साधनों के द्वारा हम उत्पादन की मात्रा को किस प्रकार से अधिकतम करें। उत्पादन की मात्रा कैसे अधिकतम हो, उत्पादन का स्तर क्या हो, आदर्श स्तर क्या हो। तो आदर्श स्तर वही होगा जहां पे उत्पादन क्या हो, अधिकतम हो। तो यहां पर उत्पादन को अधिकतम किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से उत्पादन आदर्श प्राप्त किया जाए, यहां पर इस बात को जो है श्रीमती हिक्स ने जो है, उर्सुला हिक्स ने जो है इसको डिफाइन किया है। और उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के बाद, उत्पादन के जो प्रोडक्शन के ऑप्टिमम को प्राप्त करने के बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है वह होता है उपयोगिता आदर्श। अर्थात अब नंबर आता है कि व्यक्ति की, समाज की उपयोगिता में कैसे वृद्धि की जाए, इसको कैसे अधिकतम किया जाए, और इसको अधिकतम करने के लिए कैसे हम डिसाइड करें कि ये अधिकतम हो। इसके लिए श्रीमती हिक्स ने बताया कि जब कोई व्यक्ति
जिसको उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसकी प्राप्त उपयोगिता किसी दूसरे व्यक्ति की उपयोगिता को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं है कि ए व्यक्ति को उपयोगिता जो मिल रही है उससे बी व्यक्ति की उपयोगिता में कमी हो रही है, कटौती हो रही है। तो बिना बी व्यक्ति के उपयोगिता में कटौती किए जब ए व्यक्ति की को उपयोगिता प्राप्त होती है, इसकी उपयोगिता अधिकतम होती है, तो यही जो है उपयोगिता आदर्श या यूटिलिटी ऑप्टिमम की स्थिति होती है। तो इस प्रकार से सामाजिक लाभ के संबंध में श्रीमती उर्सुला हिक्स का ये जो है दो विचार आपके सामने मैंने रखा। यहां पर मैंने जो है आपको अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत का पूरा जो है जितना भी पॉइंट था सभी को पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखा। तो यहां पर ये कंप्लीट होता है। आज इतना ही। दैट्स ऑल।